नमस्कार भाई। आज कलाम क्लास से परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके सामने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन संस्कृत उसके द्वितीय पेपर को लेकर के आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो ये भी जैसे हमने कल गत कक्षा के अंदर है वो सेकंड ग्रेड की चर्चा की थी, उसके सिलेबस या पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। आज मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है हमारा वो कैसा रहेगा, पेपर का तरीका कैसा रहेगा, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी खंड दिए हुए हैं। जैसे यहाँ खंड फर्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर, वहां था खंड फर्स्ट में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण कल हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, उससे क्या चीज भिन्न है उसको देखेंगे। तो संज्ञा प्रकरण से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने बताया आपको 8 या 9 प्रश्न है वो संज्ञा प्रकरण से आते हैं। इसका मतलब हमारा 18 या 16 नंबर का काम यहाँ से क्लियर हो जाता है, और यही चीज है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले चलेंगे संज्ञा प्रकरण में। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहला सूत्र आता है इत। इत का मतलब होता है इत संज्ञा करने वाले कौन कौन से सूत्र है। इत संज्ञा करने वाले कौन कौन से सूत्र है। तो इत संज्ञा करने वाले लगभग 6 सूत्र है। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र है। तो पढ़ेंगे हम। चूटू है, उपदेश अच अनुनासिक इत है, हलंत्यम है। इस प्रकार से इन सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6। उसके बाद में दिया हुआ है लोप। लोप है। लोप का मतलब होता है जिन जिन की इत संज्ञा होती है उनका लोप भी होता है, और उस लोप को करने वाला सूत्र है लोप विधायक सूत्र। कौन सा है? तस्य लोप है। तस्य लोप है। इस लोप का मतलब है जिनकी इत संज्ञा होगी उनका क्या होता है? लोप होगा। आगे चलेंगे। इसमें तीसरा नंबर दिया हुआ है संज्ञा प्रकरण में संयोग है। संयोग क्या होता है कि जब दो व्यंजनों के मध्य कोई स्वर का न आना, दो व्यंजनों के मध्य कोई स्वर न आए तो उनका क्या हो जाता है? आपस में संयोग हो जाता है। और इसका प्रमुख सूत्र हम पढ़ेंगे जब इसकी व्याख्या करेंगे इन सूत्रों की। हलो अनंतरा संयोग है, ठीक है ना। हल के बीच में व्यवधान न आने पर, किनका? स्वरों का व्यवधान नहीं आने पर उनका क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। फिर संहिता। संहिता का दूसरा नाम संधि भी कहते हैं, पढ़ी भी हमने। परय सन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र के द्वारा। जैसे इसका उदाहरण हम देखने के लिए कोई भी संधि का लेंगे, जैसे राकेश है, जैसे देवेंद्र है, ये सारे के सारे क्या है? संहिता वाले उदाहरण है। आगे प्रयत्न दिया हुआ है। प्रयत्न, ये प्रश्न काफी बार आता है कि प्रयत्न प्रयत्न कतिधा, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आभ्यंतर और दूसरा कौन सा? बाह्य। आभ्यंतर के बारे में पढ़ेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं, कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। बाह्य कितने होते हैं? 11। बाह्य कितने होते हैं? 11। ये सारे के सारे उदाहरण है। जैसे जैसे सूत्रों की व्याख्या चलेगी आगे आगे हम सिलेबस में चलेंगे तो वहां वहां इन सूत्रों को क्लियर करते हुए चलेंगे। आगे चलिए। यही सेकंड ग्रेड में सेम है। उच्चारण स्थानानी। कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? कि हमारे मुख में बहुत से स्थान बने हुए हैं, उनको जीवा के द्वारा क्या है? हल्का सा स्पर्श किया जाता है, और वहीं से निकल करके जो वर्ण बाहर आते हैं वो क्या होते हैं? उच्चारण स्थान होते हैं। इनकी संख्या है वो मैंने बताई थी। जैसे प्राचीन जो मुनि है उनके अनुसार इनकी संख्या 7 या 8 मानी गई है, लेकिन लौकिक जो हमारी संस्कृत है उसमें इनकी संख्या कितनी हो जाती है? लगभग 10 या 11। 10 या 11, क्योंकि नासिका को 2 बार पढ़ा गया है वहां। फिर लास्ट में दिया इसने पदम। पदम का मतलब होता है, इसका सूत्र आता है प्रमुख पदम का, सुप तिगंतम पदम। अर्थात सुप और तिगंत क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। सुप और तिगंत क्या कहलाते हैं? पद। तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा। सुप, सुप की संख्या कितनी होती है? 21। तिगंत कितने होते हैं? 18। प्रश्निपदी धातुओं में जुड़ने वाले 9 प्रत्यय और आत्मनिपदी धातुओं में जुड़ने वाले 9। तो सुप और तिगंत ये मिलकर के कौन सी संज्ञा करेंगे? पद संज्ञा करेंगे। कोई अंतर नहीं है, 1-2 सूत्रों का फर्क है बस। बाकी सेकंड ग्रेड के समानार्थी सिलेबस चल रहा है। किसका? फर्स्ट ग्रेड का। चलिए 2 नंबर पे टॉपिक पर आते हैं। इसने लिखा है निम्नलिखित सूत्राणाम आधारेण स्वर विसर्ग संधि नाम ज्ञानम। कि निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर ही स्वर विसर्ग संधियों का ज्ञान, और इन सूत्रों के अनुसार संधि और संधि का विच्छेद, ये चीजें पूछेगा। वही सेकंड ग्रेड में ऐसी वहां इसकी जो लाइन लिखी हुई थी ऐसे ही यहां दिया हुआ है। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा करेंगे कि संधि किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। उसके बाद में संधि के जो प्रकार है
उनके आधार पर पहला जो इसका भेद है वो अच संधि। अच का मतलब क्या होता है? सवर, सवर के, ठीक है ना। तो अच का मतलब सवर, सवर संधि। सवर संधि में अब सूत्र आएंगे कौन कौन से अपने सिलेबस के अंदर देखिए। सबसे पहला है इको यणची। इको यणची किस संधि का विधायक सूत्र है? यण संधि का। इक स्थाने यणशात, इक के स्थान पर यण हो जाता है कब? जब असमान स्वर परे होने पर, ठीक है ना। जैसे उदाहरण करेंगे इसके इत्यादि, प्रत्येक, शुद्ध उपास्य, मधवरी, ये सारे के सारे उदाहरण इसी सूत्र के अंदर आएंगे। अगला पढ़ेंगे एचो ए वायावे। एच के स्थान पर क्रमशः ये आदेश हो जाते हैं कौन कौन से? अय, अव, आय और आव, चार हो जाएंगे। एच प्रत्याहार के स्थान पर कौन कौन से आदेश हो जाएंगे? एच प्रत्याहार है ना, एच में कितनी है संख्या? चार। कौन कौन से? ए ओ ऐ औ, ए ओ और ऐ औ। इनको क्रमशः कौन कौन से आदेश हो जाते हैं? अय, ओ को क्या हो जाएगा? अव, ठीक है, ऐ को आय और औ को क्या हो जाएगा? आव। ये वाले जितने भी सारे उदाहरण है, नैनम है, पावक है, गायक है, ये सारे के सारे उदाहरण इसी सूत्र के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। अगला चलिए आदगुण है। आदगुण कौन सी संधि का विधायक सूत्र है? गुण संधि का। इसमें भी ये बताया है इस सूत्र ने कि आत, आत का मतलब है ए या आ से परे, उससे भिन्नार्थी, भिन्नार्थी का मतलब है कौन कौन से? या तो उसके सामने क्या हो? हर्स्व ई या दीर्घ ई या हर्स्व उ या दीर्घ उ, तो इनको गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण। गुण क्या होता है? ए या ओ, क्योंकि इसके साथ साथ हमने इसका गुण संज्ञा करने वाला सूत्र भी पढ़ना पड़ेगा। उस सूत्र का नाम क्या है? अदेंग गुण है। अदेंग गुण है, ऐसे इसमें नहीं दिया है लेकिन साथ साथ पढ़ेंगे उनको भी। अगला चलिए वर्दी रेची। ये किसका विधायक सूत्र है? वर्दी संधि करने वाला विधायक सूत्र, वर्दी रेची। अर्थात वही बात है, उसकी वर्ती लेकर के आएंगे किसकी? वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र की। वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वर्दी रादेच, वर्दी रादेच। ये पढ़ेंगे पहले कि वर्दी संज्ञा किन किन की होती है। वर्दी संज्ञा किन की होती है? तीन वर्णों की होती है। आ ऐ औ, आ ऐ औ, ये तीन वर्ण कौन सी होती है? वर्दी संज्ञक होती है। तो पहले इन सूत्रों को पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। चलिए आगे। दीर्घ, दीर्घ का मतलब है सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है ये, सवर्ण दीर्घ संधि का, ठीक है ना। सूत्र का नाम क्या है? अक है सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के सामने उन जैसे सवर्ण होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। सवर्ण की वह, जैसे ये ए के सामने ए, ये क्या है? सवर्ण है आपस में। या ए के सामने ई, ये सवर्ण है क्या? ये नहीं है सवर्ण, ठीक है ना, ये तो असवर्ण हो गए, ठीक है ना, भिन्न हो गए। इसलिए यहां पर वो समानार्थी वाला कार्य नहीं होगा। ए मिलकर के तो क्या करेंगे? आदीर्घ करेंगे। ए ही मिलकर के क्या? गुण वाला कार्य हो जाएगा, तो ये इससे भिन्न हो जाएगा। अगला सूत्र देखिए, एंग है पदांता दत्ती, अर्थात एंग प्रत्याहार। एंग का मतलब क्या है? एंग प्रत्याहार से परे, अर्थात एंग प्रत्याहार यदि पदांत में हो और उसके बाद में कौन कौन से वर्ण आ रहे हो आगे, उसके बाद में ए आ रहा हो, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ, और ये ए अवग्रह चिन्ह वाला कार्य हो जाएगा। ये जो उदाहरण है हरे अव, विष्णु अव, ये सारे के सारे कौन से सूत्र के द्वारा होते हैं? एंग पदांता दत्ती सूत्र के द्वारा। अगला सूत्र पढ़ेंगे एंगी पर रूपम। कौन सी संधि का विधायक सूत्र है? पर रूप संधि का विधायक सूत्र है एंगी पर रूपम। जैसे इसका उदाहरण पढ़ते हैं, प्रमुख उदाहरण यही आता है, प्रएजते। ये कौन सी संधि का है? पर रूप संधि का। अब इन दोनों में वर्दी होनी चाहिए थी ना, लेकिन वर्दी नहीं होगी। प्र में ए है, सामने क्या है? ए है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये का ये बन जाएगा क्या? प्रेजते, ये बन जाएगा प्रेजते, प्रेजते रहेगा। ये इस संधि का सूत्र हो जाएगा पर रूप का। आगे चलिए, ईडू, ईडू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। अब यहां थोड़ी सी अशुद्धि है। ईडू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत या एकारांत, ये अगर द्विवचन में हो तो उनकी कौन सी संज्ञा होगी? प्रगृह्य संज्ञा होगी। जैसे इसका उदाहरण पढ़ेंगे हम, जैसे इसका उदाहरण प्रमुख देखने के लिए मिलता है विष्णु इमऊ, विष्णु इमऊ। ये किस संधि का सूत्र है? ईदू देविचनम प्रगृह्यम, इसका हो जाएगा। क्योंकि यहां इन दोनों में संधि नहीं होगी, विष्णु प्लस इमऊ में, ये ऐसे कैसे रह जाएंगे? इस संधि को वैसे प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। प्रकृति भाव का मतलब होता है जो जैसा है वैसा का वैसा रहना। यहां तक हमने अच संधि वाला कार्य हो जाएगा। मान करके चलो 2 या 3% पक्के हैं इससे, इसका मतलब 2 या 3% आ रहे हैं, तो 6 नंबर का काम यहां से हो रहा है हमारा। कौन सी संधि से? सवर संधि से। आगे चलेंगे, कौन सी संधि है? हल। हल का दूसरा नाम व्यंजन।
ठीक है ना। हल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन। अब व्यंजन संधि में सबसे पहले ये अपने संधि आ रही है कौन सी, स्तुतो, पढ़ा होगा आपने स्तुतो। सूत्र का नाम है स्तो, स्चुना, स्चु। है या तय वर्ग से परे से या चय वर्ग आने पर क्या हो जाते हैं, से और चय वर्ग हो जाते हैं। जैसे उदाहरण पढ़ेंगे हम, जैसे ये उदाहरण इसी का है, सतचित, बताओ क्या बनेगा, सचित बनेगा ना, खैर ये सचित, ये बन जाएगा सचित। और संधि का नाम क्या हो जाएगा, स्तुतो, स्तुतो, ये वाला, इसी सूत्र से होगा। अगला देखिए स्टुना स्टू, कौन सी संधि का सूत्र है, स्तुतो संधि का सूत्र है। इससे पहले वर्ती वही लेकर के आएंगे, कौन सी, स्तो वाली। क्या आगे जोड़ दूं मैं, स्तो, स्टुना, स्टू, वही बात हो जाएगी। से या तय वर्ग के बाद में यदि से और तय वर्ग आए तो से और तय वर्ग के स्थान पर भी से और तय वर्ग हो जाते हैं। दोनों सेम सूत्र है, यही सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है और यही फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोनों सूत्र आ रहे हैं। चलिए तीसरा, जलाम जसो अंते, जलों को क्या होता है, जस होता है। जलवर्ण वर्ग के 1 2 3 4, ठीक है ना, इनको क्या हो जाएगा, जस। जैसे इसका इंपोर्टेंट उदाहरण आप पढ़ते आ रहे हो, जगत ईस है, जगत ईस है, क्या बनेगा, जगदीश है, ये वाला, ये जस्तो संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला सूत्र देखिए, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, जहां वा लिखा हुआ है ना उसका मतलब एक दूसरा रूप भी बनता है। वा का मतलब क्या होता है, विकल्प में यदि पदांत में यर प्रत्यार के वर्ण हो और आगे अनुनासिक आए तो एक बार तो अनुनासिक हो जाएगा और एक बार कौन सा कार्य हो जाएगा, जस्त वाला कार्य है वो हो जाएगा। इसके भी उदाहरण है, वो आगे जैसे जैसे सूत्र चलेंगे ना वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। इस संधि का दूसरा नाम अनुनासिक संधि भी कहते हैं इसको। कौन सी संधि कहते हैं, अनुनासिक। आगे चलिए, तोरली, बहुत ही आसान है तोरली, ये सेकंड ग्रेड में ऐसे कैसे दी हुई है तोरली। यदि तय वर्ग के बाद में आगे ले आए तो तय वर्ग को भी लय हो जाता है, तय वर्ग को भी क्या हो जाता है, लय। जैसे देखिए एक उदाहरण करवाता हूं मैं आपको, तोरली सूत्र का। देखिए जैसे ये उदाहरण है, पद हलंत है लव, तो क्या बनेगा, पद लव, पल्लव, क्या बन जाएगा, पल्लव। ये देखो तय वर्ग का है ना, तय, तय वर्ग का, तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, तय थ द, और आगे क्या आ रहा है, ले आ रहा है ना, आगे क्या आ रहा है, ले आ रहा है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, आगे ले आ रहा है तो द को भी क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा, और ये इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पल्लव बन जाएगा। ये तोरली सूत्र का हो जाएगा, तोरली। आगे चलिए, आगे सूत्र आया देखो कौन सा, जयो हो अन्यत्र श्याम है, यदि पदांत में झ प्रत्याहार के वर्ण और आगे है आ जाए तो उसको एक बार तो वो वाला कार्य हो जाएगा, एक बार वो वाला कार्य हो जाएगा। जैसे जैसे इसका देखिए इंपोर्टेंट उदाहरण बताता हूं, हर बार परीक्षा में आता है। जैसे देखिए वाक हरि, पढ़ा है ना आपने, वाक हरि, देखो देखो दो बनेगा, एक तो बन जाओ वाघ हरि, एक बन जाओ वाघ घरी, ठीक है ना। एक बार तो कह का क्या बन जाएगा, गे, ये वाला काम हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो जस्ट तो संधि हो जाएगी, वाघ घरी। और एक बार है ना, इसका क्या बन जाएगा, वाघ घरी। देखो क्या बनाता हूं, वाघ, ये देखो दोनों दोनों बनेंगे, दोनों दोनों वाले कार्य है वो होंगे। ये वाला बहुत ही आसान है, क्या जी उदाहरण लेके चलेंगे नहीं, सेम है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कोई अंतर को नहीं, बस साहित्य को अंतर है थोड़ा सो, बाकी व्याकरण है नहीं बाजी की। मैं थाने जो मैटर कराऊंगा नहीं सेकंड ग्रेड में, वो फर्स्ट ग्रेड में इया काम आओ, क्योंकि सूत्र में मैं कोई कमी को छोड़ू एक ही। आगे चलिए, अगला सूत्र आ रहा है षष्ठो अटी, ये छठवें संधि का उदाहरण है। यदि पदांत में सह हो और आगे उसके अट प्रत्याहार के वर्ण आए तो पदांत में सह को भी छह हो जाता है। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा तत्सिव है, ये उदाहरण खूब पढ़ा होगा आपने, देखना एक बार, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है भाई, परीक्षा में आता है। इसके दो बनेंगे, एक जैसे देखिए, अब ये उदाहरण देखिए आप, तत्सिव है, पढ़ाया गया, बिल्कुल आया होगा आगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया। तत्सिव है, देखिए ये दो बनेंगे, तत्सिव है बनेंगे ना। एक तो क्या बनेगा, वैसे मूल तो तत्व नहीं होता, वैसे तद होता है, मूल क्या होता है, तद।
क्योंकि ओरिजिनल इसका तद होता है। ओरिजिनल क्या होता है? तद। जब शब्द रूपों की चर्चा करेंगे तब बताएंगे तद प्लस स्यू, तद प्लस स्यू। अब देखिए द है ना, एक बार तो इसको क्या हो जाएगा, च वाला कार्य हो जाएगा, च्युतो वाला। एक बार तो क्या बन जाएगा, रूप ये बन जाएगा तच शिवः, तच शिवः, ये बनेगा तच शिवः। और एक बार क्या बनेगा, तच शिवः। ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, पक्कू आवे तच शिवः, तच छोटी सूत्र बने। चलिए आगे कौन सी संधि पढ़ेंगे, अनुस्वार संधि। मौन अनुस्वार है, यदि पदांत में मैं आए उसके बाद में आगे कुछ भी न हो तो भी, या आगे कोई व्यंजन हो तो क्या है, पदांत में का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हरिम वंदे, हरिम है वंदे, पढ़ा है आपने, हरिम वंदे, मैं हरि की वंदना करता हूं या हरि को नमस्कार करता हूं। तो हरि में मैं हलंत है ना, ये तो क्या हो जाएगा, सीधा अनुस्वार बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा हरि में और वंदे, ये मौन अनुस्वार सूत्र के द्वारा हो जाएगा कार्य। आगे चलिए, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये परसवर्ण संधि है। यदि पदांत में अनुस्वार के आगे यह प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो दोनों के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं, आपने पढ़ा होगा, कह, बोली क्या बनेगा, कह। अब वो जी को लास्ट वालों था दिखे नहीं, कह इनको पांचू हो जाएगा, किंग स्थान पर है, किंग स्थान पर, बताओ क्या बनेगा, अंक है, क्या बनेगा, अंक है। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं ना, अंक है, अंक है, तो बन जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है। आगे चलिए, गमो हर्षवादची गमुण नित्यम, ये देखिए ये उदाहरण है। यदि गम प्रत्याहार के बाद में हर्स्व से परे अच प्रत्याहार के वर्ण आए तो नित्य रूप से गमुण आदेश हो जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण ऑथेंटिक है, वो देखने के लिए मिलेगा हमें कौन सा, जैसे देखिए ये उदाहरण आपके सामने आया होगा, सुगण, सुगण ईशय, सुगण ईशय, बताओ क्या बना, वो डबल हो जाएगा, एक जो को अण है नहीं वो और जुड़ जाएगा, वो देख लो। क्योंकि गम प्रत्याहार के अंदर किसे क्या वर्ण आवा है, आप जगह माहेश्वर सूत्र पढ़ागा नहीं भी टाइम आप चीज ने जान जाऊंगा। गम प्रत्याहार में किसे क्या वर्ण आवा है, तीन ही वर्ण आवा है गम में। गम में किसा आवा है, तीन, कौन कौन से, एक तो गे, एक अणे और एक न। ये देखो मैंने ये उदाहरण आपको कौन सा दिया, अणे वाला दिया है ना, एक अणे और बीच में जुड़ जाएगो, और रूप किया बन जाएगो, वो ये बन जाएगो सुगणीश है, ये बन जाएगो सुगण है। आधा है ना, ये देखो तलंत वाला तो आधा ही लिखा है मैंने, और इस ये अणय आधा है, लेकिन इसमें आकर के ये सवर मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ओ ये बन जाओ, देखो सुगणीश है। बहुत ही आसान है उदाहरण ना, आप देख के चलेगा नहीं तो कोई भी चीज है कोनी की याद को नहीं आवे, यहां तक अपनी हल संधि का काम पूरा होता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब आगे लिखा हुआ है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग का पता ही है आपको कि विसर्ग के आगे या तो स्वर हो या व्यंजन हो, तो विसर्गों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें दिया हो इसने, जैसे पहला सूत्र दिया है विसर्जनीय यस्य स, विसर्ग आना स हो जाए, विसर्गों को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, विसर्गों को क्या हो जाएगा, स। कब होगा, वो तो शर्त होगी, या तो परे खर हो या परे हल हो या परे और कुछ हो, तो विसर्गों को क्या होता है, स। अगला सूत्र दिया है सैस जूसो रू, पदांत में अगर स हो या सजू शब्द आए तो सजू शब्द को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रू, रू आदेश हो जाएगा, रू। अगला सूत्र देखिए, अतो रोर पलुताद पलुते, इंपोर्टेंट है, 10वीं कक्षा में भी लगता है ये, कि पदांत में अत प्रत्यार हो, आगे उससे परे भी ए आए तो उस को क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह वाला होकर के गुण संधि। देखना एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, जैसे ये अतो रोर पलुताद पलुते वाला एक उदाहरण देखिए, क्या है, विसर्ग अपी, तो देखो क्या है, विसर्ग अपी। अब देखो पदांत में क्या है नहीं, क्या में क्या मिले सवर है, ए, ये जो क्या है ना, क्या में क्या मिला हुआ है, ए भी मिला हुआ है, क्या में क्या मिला हुआ है, ए, और ये जो विसर्ग आ गया ना विसर्ग, और इससे परे क्या आ गया, ए, तो इन विसर्गों के स्थान पर क्या है, एक बार कौन सा कार्य होगा, ऊ वाला कार्य हो जाएगा, तो ए और ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ, और आगे ए आ रहा है, इसका क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोअपी बन जाएगा, कोअपी, क्या बन जाएगा, कोअपी, कोअपी, ये चीज
इसी सूत्र के द्वारा। असिचय, असिचय भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इससे थोड़ा सा हस प्रत्याहार भिन्न है, चीज वही है सारी की सारी। जैसे देखिए एक उदाहरण आता है, यश विसर्ग, यश विसर्ग दा। देखिए क्या बनेगा, यश विसर्ग दा। अब देखो इम और बिम के अंतर है क प्लस अपी और यश विसर्ग दा में। अब देखो स के बाद में ए तो है ही, उसमें भी तो ए था, क में ए क्या था, ए, और यश में क्या है, ए। लेकिन यहां पर क्या आ रहा था, वहां ए, लेकिन यहां क्या आ रहा है, द। तो द के किस में आता है, हस में आता है। ठीक है, किस में आता है, हस में। तो इन विसर्गों को क्या हो जाएगा, उ। इस विसर्ग को कौन सा कार्य हो जाएगा, उ वाला कार्य हो जाएगा ना, उ वाला कार्य हो जाएगा उ। अब ए और उ मिलकर के गुण संधि वाला कार्य कर देंगे, और दा मिलाकर के ये रूप है वो क्या बन जाएगा, यशोदा, यशोदा बन जाएगा। पयोद, ये सारे के सारे उदाहरण इसी के हैं। चलिए आगे, भो भगो अगो पूर्वश्य यो असी, ये सूत्र भी ये कहता है, भो देवा भगो देवा, ठीक है, अगो या ही, ये सारे के सारे उदाहरण इसी सूत्र के हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे कि भो प्लस विसर्ग और देवा, ये वाला भगो अगो या ही, इसका मतलब ये सूत्र ये कहता है, या तो उससे पहले अस प्रत्याहार के वर्ण आए, या फिर कोई सवर हो, तो क्या करेंगे, ये जो विसर्ग है ना, विसर्गों का क्या बनेंगे, स का क्या बनाएंगे, रू का, फिर उ, फिर इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्गों का क्या हो जाएगा, लोप। ये ऐसा कैसा बन जाएगा, भूदेवा। कहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भूदेवा का भूदेवा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे देखिए, रोरी और ढलोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण, ये इंपॉर्टेंट है सूत्र, ये दोनों सेकंड ग्रेड में लगते हैं। ये सेकंड ग्रेड में नहीं है, भो भगो अगो ये वाला, और ये तो रोर प्लुतात प्लुते ये तो है, ये दोनों में सेम है। रोरी और ढलोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण, ये सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। रोरी वाला सूत्र वही है, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक बार इसको देखिए, हम पढ़ रहे थे यहाँ रोरी और ढलोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण, रोरी और ढलोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मेरे पास उदाहरण ये है, निर्रश, निर्रशः। ये देखिए यहां क्या है, कौन सा सूत्र लगेगा, पहले रोरी, क्या रे के बाद में क्या आ रहा है, रे। तो रोरी तो ये कहता है कि रे के बाद में अगर रे आए तो पहले वाले रे का लोप मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो एक वो बताऊंगा, लेकिन लोप कौन करेगा, ढलोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण, ये सूत्र करेगा। कि जहां ढ और रे का क्या होता हो, जहां ढ और रे का लोप होता हो, उससे पूर्ववर्ती जो अण है ना, उससे पूर्ववर्ती क्या है, अण, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अण में कौन कौन से आएंगे, ए ई उ, इनको क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब या नी में क्या बैठी है, ए बैठा है, या ई या उ, ई है ना न, तो ये नए में ई है वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। इन तीनों को ये वाला कार्य हो जाएगा, ए को आ, ई को ई, उ को क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। चल तो लोप करना ही पड़ेगा रोरी के द्वारा, रोरी और लोप के पूर्व। आगे चलिए, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है अपने, ये कह रहा है सूत्र एतद तदो सुलोपे कोरने समासे हली। ये कह रहा है एतद और तद, एतद का मतलब है सर्वनाम शब्द रूप है ना, एतद और तद वाले, ठीक है ना। एतद से क्या बनता है, जैसे ऐसे बनता है, एतद से क्या बनता है पुल्लिंग में, ऐसे, और तद से क्या बनता है पुल्लिंग में, से। तद के रूप चलाते हैं ना, जैसे तद का रूप चलाएंगे पुल्लिंग में तो चलेगा से तऊ ते, स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, सा ते ता, और नपुंसकलिंग में तत्ते ता नहीं। और इसका ऐसे ही इसका चलेगा ऐसे एतऊ एते, और वहां क्या चलेगा, ऐसा एते एताहा, और एतद एते एतानी प्रकार से। तो ये कहता है कि वहां सु का मतलब है विसर्ग वाला जो सु है ना, उसका लोप हो जाएगा, लेकिन समाज से परे ये कार्य है वो नहीं होगा। हल परे रहते, हली का मतलब है हल, हल का मतलब व्यंजन परे रहते, ये वाला कार्य है वो जाएगा।
लेकिन जहां समास का कोई प्रसंग हो या और कोई प्रसंग हो उसके अंदर हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहां तक अपनी संधि का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में चलिए नंबर 3 में क्या दिया है। 3 में दिया है कि अधोलिखता नाम अव्यय नाम प्रयोग रिक्त स्थान पूर्तिश्चय, तो नीचे लिखे अव्यों का प्रयोग कीजिए और साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति भी कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आते हैं। अब ये थोड़ा सा की है कि आप अभ्यास करांगा ना साहित्य के बुकांगे सागे तो मान बीच बीच में निकाल लेंगा। अब देखो पुणे, पुणे माने क्या होता है फिर से, वहां आपका या तो कोई परीक्षा में क्या मिलेगा रिक्त स्थान मिलेगा या उसका प्रयोग दिया हुआ मिलेगा, कोई वाक्य लिख दिया इसमें बताइए कौन सा अव्यय है, अपने ढूंढ लेंगे कि पुनः, पुनः क्या है अव्यय, उच्चय क्या है अव्यय। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि शेर सिंह है, जैसे देखिए मैं एक प्रश्न बना रहा हूं एक अव्यय का, जैसे ये लिखा है मैंने सिंह खालिस्तान गर्जती, ठीक है। ऑप्शन दे दिए, जैसे मैंने पहला ऑप्शन दे दिया उच्चई, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया नीचई, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया जैसे पुनः है, और तीसरा ऑप्शन में चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया जैसे सहसा। सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो कौन सा होगा आप बताइए, सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो कौन सा होगा। सिंह गरजता है, सिंह का मतलब होता है शेर कैसे दौड़ता है, जोर से दौड़ता है, जोर उनकी नहीं कहे उच्चई, उच्चई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उच्चई, ये वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा उच्चई वाला, ये उच्चई वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आने में अब ये कोई कठिन नहीं है, बस अभ्यास होगा ना तो उसके द्वारा सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे नीचे, नीचे माने नीचे या धीरे, वायु कैसे बहती है, वायु नीचे की ओर बहती है, तो आ जाएगा उदाहरण। अधय का मतलब क्या होता है नीचे, जैसे पेड़ के नीचे बालक बैठा है तो उसका हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वृक्षस्य अधय बालक सेते, या बालक सो रहा है वो वाला। अद्य मानी क्या होता है आज, अद्य मानी आज, तो कोई भी वर्तमान का जो कार्य चल रहा है ना उसके लिए अद्य का प्रयोग हो जाएगा। और फिर है हय, फिर है कौन सा हय, हय का मतलब क्या है बीता हुआ कल, हय का मतलब क्या हो जाएगा बीता हुआ कल। जैसे कोई भूतकाल की घटना है उसके लिए हय का प्रयोग है वो हो जाएगा। तो वह आने वाला कल भविष्य काल के बारे में बताएगा। कायम काए, ये भी अव्यय। तीरम देर तक, तुष्णिम चुप, सहसा अचानक, मिथ्या झूठ, पूरा पहले, खलु निश्चय, किल निश्चय, दिक धिकार है, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपको, दिक् के योग में कौन सी विभक्ति आती है, दिक् के योग में हम सूत्र पढ़ेंगे उस समय आएगी ये, दिक् के योग में कौन सी आती है। दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है वो होता है। जैसे हम उदाहरण करते हैं इसका, देखिए जैसे आप कारक प्रकरण पढ़ाऊंगा तब देखना उसमें आएंगे दुर्जनम धिक है, दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार है, ये वाला धिक का प्रयोग हो गया, दुष्ट को धिक्कार है, इस प्रकार के उदाहरण। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, किल धिक खलु, इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। खलु, खलु को अर्थ भी निश्चय है, किल को अर्थ भी क्या है निश्चय। लेकिन अपन देखना पड़ेगा कि बातचीत के हिसाब चलना रही है। बड़े किशन आपस सेट बैठा, बिना, बिना अव्यय, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पृथक नाना बिना अभी तृतीय अन्यत्र श्याम है, आपने पढ़ा होगा। राम के बिना सीता जीवित नहीं रहती है, तो रामेण बिना सीता न जीवती, या रामम बिना सीता न जीवती, या रामात बिना सीता न जीवती। सहव्य, सह के योग में कौन सी आती है तृतीया। जैसे सूत्र पढ़ेंगे सह साकम सार्धम समम, ये चार है ना, इनके योग में कौन सी हो जाएगी तृतीय विभक्ति। जहां जहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा वहां वहां सह का अव्यय का प्रयोग होगा। अंतराक्षी हुए बीच में, इसके लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे द्वितीय का त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, तेरे और मेरे बीच में कौन है भगवान है, तो यहाँ अंतरा का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हो गए अव्ययों की बात। और यहाँ से भी मान करके चलो आप कि लगभग है वो 4 या 5% है वो अव्ययों से हर साल आते हैं, लगभग 10 नंबर का काम अपने यहाँ से हो रहा है। संधि के बारे में नहीं बताया, संधि में कितने क्वेश्चन है, जैसे पहले सवर की बात की थी 3 प्रश्नों की, 3 इसके मान करके चलो 3 इसके, ये भी 9 क्वेश्चनों का काम है वो किससे होगा संधि से होगा। मतलब 18 या 20 नंबर का काम अपनी कौन करेगी संधि करेगी, और 18 और 20 नंबर का काम कौन करेगी संज्ञा प्रकरण करेगी। तो 20 और 20 40 नंबर को तो काम 2 टॉपिक ही करना है, सबसे बड़े टॉपिक यही है। मान करके चलो अपने संस्कृत व्याकरण के अंदर है संज्ञा प्रकरण, संधि और समास और कारक और प्रत्यय, बस 5 चीज हो जाए, लगभग पूरी व्याकरण तैयार हो जाए। ये तो छोटा छोटा टॉपिक है जी हाँ। आगे चलेंगे क्रम संख्या 4 में, निम्नलिखिता नाम शब्द रूपा नाम ज्ञानम, शब्द रूपों का ज्ञान, कौन कौन से शब्द रूप है वो लग रहे हैं आपके, देखिए
जिसे राम का रूप है, राम अकारांत का पुल्लिंग का रूप सभी ने पढ़ा है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, राम रामू रामा। लेकिन किस प्रकार से रूप बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरि का रूप है, अब हरि के समान किस किस के चलते हैं, जैसे कवि का है, रवि का है, क्योंकि पुल्लिंग होने चाहिए ना। पति का रूप अपने आप में अलग चलता है, पति का रूप अपने आप में क्या चलता है, अलग ही चलता है। तो पति का रूप हमें विशेष तौर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं पति के रूप में से। और पति के आगे कोई भी समास का प्रयोग हो गया, जैसे सेनापति, जैसे गणपति, ये वाला, तो इसके रूप है वो फिर किसके समान चलने लग जाएंगे, हरि के समान रूप है वो चलने लग जाएंगे। नहीं तो पति के रूप अपने आप में अलग ही चलेगा। लेकिन जब कोई समास का प्रयोग हो जाएगा, सेनापति में कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास, सेना का पति, गण का पति, तो फिर उसके रूप हरि के समान। निपति सीधा आ गया तो उसका रूप किसके समान चलेगा, अपने आप में अलग ही चलेगा। गुरु, अब गुरु में क्या है, उकारांत है ना, गुरु लास्ट में क्या बचता है, ऊ बचता है ना, ऊ, तो गुरु क्या है, उकारांत है, इसका रूप भी क्या है, साधु, विष्णु, इसके समान चलेगा। पितृ का रूप है वो भ्रातृ के समान चलेगा, इसके पर्यायवाची रूप है वो भी देख लेंगे साथ साथ। और भूवृत्त का रूप अपने आप में अलग चलता है, भूवृत्त का। और भूवृत्त वेरी मोस्ट है, क्योंकि भूवृत्त में कई बार ये पूछता है कि इस ये जो भूवृत्त है, ये कितनी बार इसकी आवृत्ति हुई है, शब्द रूप में कितनी बार आवृत्ति हुई है भूवृत्त के बारे में, यहाँ प्रश्न बहुत ऐड है। तो जैसे जैसे शब्द रूपों को पढ़ेंगे ना तो चलते जाएंगे। गच्छत का रूप इंपॉर्टेंट है, गच्छत का तीनों लिंगों में चलता है, गच्छत का ये पढ़ना पड़ेगा। गच्छत का रूप है, आत्मन का रूप है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आत्मन, आत्मन का मतलब है आत्मा का रूप। संस्कृत में मूल शब्द क्या है, आत्मन, और हिंदी में आत्मा। तभी तो संस्कृत में आत्मा है वो कौन से लिंग में प्रयोग होती है, पुल्लिंग में, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी कहा है क्या, आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है, न इसको कोई काट सकता है, न इसको कोई गला सकता है, न कोई इसको जला सकता है। तो पुल्लिंग के कारण चीज इंग प्रयोग करना पड़ेगा। अगला देखिए, राजन का रूप है, राजन का इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत बारी प्रश्न आते हैं। और राजन में ये सबसे ज्यादा पूछता है कि राज्य ये कहाँ बनता है, राज्य, राजन को रूप अपन तैयार करांगा नहीं, सागे सागे पढ़ांगा तो अपन चीज भी क्लियर कर ले। भवत, भवत को रूप भी इंपॉर्टेंट है, भवत को, भवत से बनेगा, जैसे पुल्लिंग में चलाएंगे तो क्या बनेगा, भवान, भवान भवंतौ भवंतः, इसे। और स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो क्या बनेगा, भवती। लता को तो थरपटेड हुई है, लता रमा को समान चल है, लता लते लता, रमा रमे रमा, ऐसे चलेगा। मति का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मति के दो दो बनते हैं ना कई जगह, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में दो दो बनाए। मति का रूप देखियो थे, मति को चतुर्थी में एक बार तो वो बने मत्ती, वो देखो, और एक बार वो बने मत ये, दो रूप बनते हैं मति के। और यहीं से प्रश्न आता है, ये मान करके चलो आप। नदी को इंपॉर्टेंट है, नदी को रूप तो याद है सारा, क्योंकि तैयारी करी है अपन नदी के रूप में। नदी में कई बार ये भी पूछ ले कि नदी में ये जो विसर्ग वाला रूप है वो कहाँ बन रहा है, का प्रयोग कितनी बार आया है, या ये रूप कहाँ, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, इस प्रकार के प्रश्न है वो बनेंगे। धेनु को रूप इंपॉर्टेंट है, धेनु उकारांत स्त्रीलिंग रूप है धेनु को। वधु, वधु का इंपॉर्टेंट है, वधु में अपनी गलती कहाँ करते हैं सबसे बड़ी, तो वधु की मात्रा है बापा छोटी लगावा, लेकिन वधु की मात्रा हमेशा क्या आवे, दीर्घ आवे, क्या आवे, दीर्घ आवे। लेकिन इनको संबोधन को एक वचन के बन जाए, संबोधन को एक वचन छोटो बन जाए, हे वधु, ऐसे बन जाता है, हे वधु। और वही पूछे परीक्षा करना। मातृ को रूप है, जी पितृ को रूप हो नहीं, वो तो पुल्लिंग में हो, मातृ को क्या में, स्त्रीलिंग में मातृ को, तो मातृ को जो भी इंपॉर्टेंट है अपने कन। फल को रूप है, नपुंसक लिंग में चलेगो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। बाकी किंग अकॉर्डिंग चलेगो, पुल्लिंग है, राम के अनुसार प्लेन फलाभ्याम फलई। वारी को इंपॉर्टेंट है, और वारी में सारों ज्यादा चीज पूछने आ रही बाकी है, कि वारी के अंदर सारों ज्यादा आई चीज पूछी जाए। एक बार तो इंगो प्रयोग आ अपने याद कौन रहे, बहुत ही कम रहे वारी नहीं, और एक बार आ मात्रा छोटी कर दे वो यहाँ, एक बार इया कर दे, तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। 8% मानकर चलो, ये कहाँ बनता है वारी नहीं, बड़ा वाला कहाँ बनता है, छोटे वाला कहाँ बनता है, और दोनों ही मात्रा जिसकी छोटी होती है वहां वो कहाँ बनता है, बस। उसके बाद में दधि का रूप है, ये भी एक प्रकार से नपुंसक लिंग का रूप है, ये भी ऐसे चलेगा, दधि दधिनी दधिनी, प्रथम और द्वितीय विभक्ति में सेम चलेगो। मधु को मधु 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 मधुनी मधुनी। कर्मन को भी रूप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें हैं फर्स्ट ग्रेड में, केवल सेकंड ग्रेड में कोनी कर्मन को रूप, और मधु को रूप भी कोनी, शायद सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा छोटो है। जगत को रूप भी इंपॉर्टेंट है, जगत जगती जगंती। मनस को मन है मनसी मनांसी, ठीक है ना, मन है मनसी मनांसी। अस्मद को
ए दोनों है, ए दोनों सेकंड ग्रेड में सेम सिलेबस में है समझ गो। इनको रूप चलाऊंगा तो अपन क्या चलागो अहम आवाम वयम, और बिंग रूप चलाऊंगा तो क्या चलागो यू समझ गो त्वम युवाम यूयम क्या चलागो। सर्व को देखो आगे देखो के डेढ़ है सर्व त्रिशु लिंगेशु, सर्व को रूप तीनों लिंगा में अपन याद करना पड़ेगा। सर्व सर्वो सर्वे वो तो जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या बनेगो सर्वा सर्वे सर्वा क्या बन जाएगो। और नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा सर्वम सर्वे सर्वाणी ऐसे रूप चलेगा। तत् को तीनों लिंगा में देखो तत् त्रिशु लिंगेशु, तत् को अभी मैं बता गयो था ने अपन वो सूत्र करियो नहीं तद डालो तो देखो ये तद और तद वो तद है वो। इनको तीनों लिंगा में क्या बनेगो सहतौते सातेता, और यहाँ कैसे बनेगा तत्तेता नहीं, तीनों लिंगों में चलेगा। इदम का वही चीज है, पुल्लिंग में इदम का कैसे बनेगा, पुल्लिंग में चलाऊंगा तो यहाँ बनेगो अयम इमऊ, ये पुल्लिंग की बात कर रहा हूं मैं, अयम इमऊ इमे। और स्त्रीलिंग में क्या चल जाएगो इयम इमे इमाहा, और नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा इदम इमे इमानी। कई बार ये सब पुस्तकें हैं तो उसका वाक्य बनाना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे इमानी पुस्तकानी, इमानी पुस्तकानी यहाँ बन जाएगा इमानी पुस्तकानी। तो ये किसकी बात होगी शब्द रूपों की बात होगी। और यहां से मान करके चलो आप 6% पक्के आते हैं, लगभग 12 नंबर का काम पक्का हो गया हमारा। बस याद करना है, ट्रिक बताऊंगा छोटी छोटी, लेकिन आगे शब्द रूप किसे किसे इंपोर्टेंट है बांगो भी आप अभ्यास है वो जी क्लास भी आप टेस्ट के रूप में करांगा। अपना टॉपिक तैयार भी बाद में एक टेस्ट बनायो 50 नंबर को या 100 नंबर को, तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। जड़ा कमजोर लगे बिंग होमवर्क मिल जाएगा कि हाँ भाई राम गुरु अपने याद को नहीं ला रहे हो, तो इसको घर से आप 3 या 4 बार पुनरावृत्ति करके फिर से लिखो, पट्टा तो मरवाना पड़ेगा या फिर अभ्यास करो। चलिए आगे नंबर 5 में चलता हूं मैं। ये लिखा है निम्नलिखिता नाम धातु नाम लट लोट लिट लंग विधिलिंग लकारेशु सामान्य प्रश्न। 5 ही लकारा में आपका काम दे दो आपने फर्स्ट ग्रेड में 5 ही लकारा में। वैसे लकार कितने होते हैं संस्कृत में 10, लकार 10 हुए आपने, कितना लकार हुए 10 लकार हुए, लेकिन अपन काम कितना चलाना है 5 काम चलाना है 5। कौन सा है लट लोट लिट लंग विधिलिंग अंदर। इन कौन कौन सी धातुएं दी हुई है, धातुएं 3 प्रकार की होती है मैं आपको बता दूं कौन कौन सी, परस्मैपदी आत्मनिपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातु देखो पहली सारों पर लिखड़ी है कौन सी, भू पठ हस लिख अस हन पा नृत सक क्री ज्ञा चिंत गम पच दृश्य प्रच, ये कौन कौन सी धातुएं हैं, ये परस्मैपदी धातुएं हैं, लगभग समानार्थी धातुएं हैं। जैसे सेकंड ग्रेड में ये भी लगती है भू पठ हस लिख अस हन भी लगती है, पा नहीं है मेरे हिसाब से, नृत्य सक तो है, क्री भी है, ज्ञा चिंत नहीं है, बाकी गम है, गम को रूप गस्ती गच्छत गच्छन्ति लट में, और लिट में गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, और लोट में गस्तु, ठीक है ना, गस्तु गस्ताम गच्छन्तु ऐसे, और विधिलिंग में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु ऐसे चलेंगे। पच इंपोर्टेंट है, पच माने पकाना। पच में कई बार वो प्रश्न पूछ ले, बहुत बारी मैं परीक्षा दी जब वो क्वेश्चन लगभग आए तो यहाँ मान लो पक्ष्यति, ये कहाँ बनेगा पक्ष्यति, पकाएगा, वह भोजन को पकाएगा या सीता भोजन पकाएगी तो पक्ष्यति। लिट लकार में बनाए वो पचगु, तो कई बारी रूप अपन देखने के लिए मिलेगा अपन। जब दृश्य देखियो दृश्य 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 मन देखनो है, अब इंगो अपन रूप चलावा तो लट लकार में इन दृश्य ने के आदेश हो जाए पश्य आदेश हो जाए, क्या रूप चलाओ लट में क्या चलाओ पश्यति पश्यत पश्यन्ति, और जे लिट लकार आओ वो तब रूप कैसे चलेगा द्रक्ष्यति, तब ये रूप कैसे बन जाएगा, ये से बन जाएगा द्रक्ष्यति, देखेगा, राम चलचित्र देखेगा तो राम चलचित्रम द्रक्ष्यति, राम चलचित्र को देखेगा। पर्च को रूप चलाऊंगा तो पर्च को क्या चलेगो पृच्छति पृच्छत पृच्छन्ति, और वैसे ही जाकर के आगे जाकर के रूप कैसे कैसे बन जाएगा, यहाँ पृच्छ है उसको प्रक्ष ये आदेश हो जाएगा प्रक्ष्यति, ये ऐसे इस प्रकार से रूप है वो बन जाएगा। आत्मनिपदी धातु हम देखो, आत्मनिपदी धातु में आत्मनिपदी में आपने कौन कौन सी धातु लगे है, एक तो सेव है एक लब है, ये दोनों सेकंड ग्रेड में है, सेव और लब बस इतनी डेढ़ी है। सेकंड ग्रेड में 2 ही धातु है, कौन सी, एक तो सेव और एक लब, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में 2 धातुआं बढ़ा दी, ये दोनों धातुआं तैयार होगी तो रुच धातु भी तैयार हो जाएगी। रुचु क्या चलो रोचते रोचेते रोचनते, याचू यास्ते याचेते याचनते, याच को प्रयोग तो आवे भी अपन कार्य प्रकरण में पढ़ा नहीं, जैसे राजा है वो भिखारी को क्या देता है भिक्षा देता है या मांगता है, याच मानी मांगनो हुआ है, क्या वह मांगना, बलि वामन है वो बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो ये इस प्रकार के उदाहरण है, यास्ते वाला उदाहरण है वो हम पढ़ेंगे।
अगर थाने यहाँ पूछ ले कि यास्ते है वो अके प्रकार की धातु है, तो थे के बताओगा द्विकर्मक धातु है। कौन सी है? द्विकर्मक, याच। तो ये भी यहां से भी मान करके चलो 5 नंबर टॉपिक से 5 या 6 नंबर के प्रश्न है वो आएंगे, लगभग 10 या 12 नंबर का काम यहां से हो जाएगा। 12 और 12 24 नंबर तो धातुओं और शब्द रूपों में अपना क्लियर है। और यहीं से हमने देखे अव्यय वालों में, अव्यय में भी आपको बता दिए 5 4 या 5 प्रश्न, लगभग 10 नंबर का काम ये हो गया। और यहाँ से बताइए 18 18 36 या 20 20 40 जो भी लगा लो आप, लगभग हम यहाँ तक लगभग है वो 70 नंबर का काम कर चुके। 70 नंबर को काम इतना टॉपिक में आपने तैयार हुआ है, कोई फर्स्ट ग्रेड में कोई सेकंड ग्रेड, कोई अंतर को नहीं। चलिए आगे, इसने क्या लिखा है आगे, निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम। अब प्रत्ययों की चर्चा आ गई यहाँ पे, देखो प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में देखेंगे। जैसे 6 नंबर पे टॉपिक पे दिया है निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम, प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान है। प्रत्यय तो आपने पढ़े हैं, छठी कक्षा से भी पढ़ते आ रहे हैं। पहला कौन सा प्रत्यय? इक्त, इक्तवतु। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, भूतकालिक प्रत्यय दोनों ही, दोनों अंश आगे पढ़ांगा, ठीक है। कौन कौन से? इक्त और इक्तवतु। दूसरे हैं सत्री शानच, इनको साथ पढ़ेंगे। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? इनकी सत संज्ञा होती है। वो प्रश्न बहुत बारी ऐड हुआ है, ये प्रश्न बहुत बारी आया हुआ है कि सत संज्ञा किंग ही हुआ है, सत संज्ञा किंग ही हुआ है, सत्री और शानच प्रत्यय की सत संज्ञा देख लो। तुमुन तव्यत, इन दोनों को साथ पढ़ेंगे। तुमुन, तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप नहीं चलते हैं, ये इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तुमुन, जैसे पठितुम, गंतुम, हसीतुम, ये सारा का सारा ही हो जाएगा। तव्यत, तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? तव्यत में तय की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा? तव्य बचेगा, जैसे पठितव्य, गंतव्य, ये सारा का सारा। अनियर में अनिय शेष रहेगा, रहेगी संज्ञा हो जाएगी। अणुल, अणुल में वू रहेगा, वू के बाद में सूत्र आएगा, यू वर्ण को सूत्र के द्वारा वू को क्या हो जाएगा? अक वाला कार्य वो हो जाएगा। त्रिच प्रत्यय, त्रिच में च की संज्ञा हो जाएगी, शेष क्या बचेगा? त्रि बचेगा, शेष क्या बचेगा? त्रि बचेगा। और इसके बाद में देखना पड़ेगा कि इसके रूप है वो किसके समान चलेंगे, जैसे इसके रूप कर्तृ के समान चलेंगे, कर्ता। त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो गम धातु में त्रिच लगाएंगे तो गंता, जी धातु में त्रिच लगाएंगे तो बनेगा जेता। इस प्रकार के उदाहरण है वो बनते जाएंगे। ये देखो यत, णित, कैप, इन तीनों प्रत्ययों में क्या खासियत है कि इनका ये भाग शेष रहता है। अब यत प्रत्यय में लगाऊंगा तो सवर आदि धातुओं में लाग जाएगो, णित आदि वर्दी हो जाएगी, और कैप में इंग्लिश तो स्पेशल धातु ही बनेडी है, सूत्र है, जैसे एती, स्तु, सास, व्री, द्री, जुस, कैप, एज की धातुओं में कैप प्रत्यय वो जुड़ जाएगा। इक्तुआ प्रत्यय बहुत ही आसान थे, पढ़ेडो भी है। पठितुआ में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है ना। चलितुआ में कौन सा प्रत्यय है? हसीतुआ में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताओगे इक्तुआ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इक्तुआ। इक्तुआ में क्या हुआ? कहेगी इत संज्ञा हो जाए, शेष के बचे तवा। ले प्रत्यय वो भी पढ़ेडो थारो के ले गीत संज्ञा हो जाए, पै गीत संज्ञा हो जाए, शेष के बच्चियों ये बच्चियों। और ये प्रत्यय भी क्या है? अव्यय कहलाता है, क्योंकि इसके रूप नहीं चलते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मेरे पास है जैसे वी उपसर्ग है, जैसे वी उपसर्ग है और एक धातु दी है मैंने, आपको बताना क्या बनेगा। जैसे वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अस धातु है और प्रत्यय दे दिया मैंने लेप, क्या बनेगा? देखो क्या होगा, उपसर्ग आगे जुड़ेगा, धातु लेगी, इत संज्ञा हो गया लोप हो जो, पैगी इत संज्ञा हो गया लोप हो जो, शेष के बच्चों ये, और दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? वी हस्य, हंस करके, हंस करके। कर या करके अर्थ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? ले प्रत्यय का प्रयोग है वो। ल्यूट है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ल्यूट प्रत्यय जोड़ा जाता है। ल्यूट में ले गीत संज्ञा हो जाएगी, टै गीत संज्ञा हो जाएगी, यू बचेगो, यू ने के आदेश हो जाएगो, अन हो जाएगो। तो कोई भी धातु है जिया एक धातु ली में जिया भू, और भू धातु में मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ल्यूट, तो क्या बन जाएगा? भवनम। क्या बनेगा? भवनम। हस धातु में ल्यूट जोड़ांगा, हसनम, हंसने का भाव। चल धातु में ल्यूट जोड़ेंगे, चलने का भाव। यह प्रत्यय कोई भी पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा का कोई भी कार्य करने के लिए घे प्रत्यय जोड़ा जाता है। और घे में क्या होता है? ये कित संज्ञा हो जाती है, घेगी भी संज्ञा हो जाए, शेष के बचे ए बचे। ये एक उदाहरण बताऊं था ना, एक धातु आवा है रम, और इन प्रत्यय जोड़ दिया कौन सो घे, के बन जाए राम में बन जाएगो, के बन जाएगो? राम में, राम होने का भाव, राम में। और घे प्रत्यय पुल्लिंग में रूप चलेगा, हमेशा पुल्लिंग में रूप चलेगा। एक तीन प्रत्यय देखो, वो उदाहरण सुनेडो थारो मती, कई बार वो प्रश्न बहुत बारी आड़ो, मती में बताओ किसो प्रत्यय है? धातु की है, तो मन धातु है, एक तीन प्रत्यय है, मन धातु हो जाएगी। मती में किसी धातु हो जाएगी? मन है।
और प्रत्यय कौन सो हो जाएगो, अभी आप पढ़न ला रहे जो एक तीन प्रत्यय हो जो यहाँ मति के समान रूप चल जाए गति, गति, गति में भी किसो प्रत्यय तो एक तीन प्रत्यय गति, स्त्रीलिंग में हम बनाएगा इस तरह से। अच्छा प्रत्यय वो भी पढ़ांगे आप, इन प्रत्यय मेट और मतुप और तल तरप तमप ये शून इष्टन और इमनिच ताप और गिम प्रत्यय, इनका अध्ययन भी साथ साथ है वो स्त्रीलिंग प्रत्ययों के रूप में करेंगे। ये इस प्रकार से यहाँ तक आपका जो प्रत्यय वाला जो भाग है 6 नंबर टॉपिक ये कंप्लीट होता है। और ये खंड हो गया अपना कौन सा, उच्च माध्यमिक स्तर। अब आगे खंड आ रहा है कौन सा, स्नातक स्तर पर आपके क्या क्या लगेंगे, इसको एक बार देखते हैं। देखिए स्नातक स्तर पर वो देखियो एज
हो जाओगे। यही चीज है कि तब कम होए किंतु अभ्यास है वो बहुत जरूरी है। बोर्ड पर अब बस 2-3 दिन ही हुए हैं काम कर। देखिए आगे खंड सेकंड है, स्नातक स्तर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपने। खंड सेकंड स्नातक स्तर पर कैसा सिलेबस रहेगा आपका। पहला दिया इसने कि निम्नलिखिता नाम छंदा छंद शाम परिज्ञानम लक्षण उदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्नाश्चय। ये कह रहा है कि नीचे लिखे जो छंद है उनके बारे में ज्ञान और उनके लक्षण और उनके उदाहरण संबंधी जो सामान्य प्रश्न है वो आएंगे। अब देखो इसमें लगभग सेम सिलेबस है अपने, कोई 4 या 5 छंद है वो अलग हो सकते हैं सेकंड ग्रेड से, बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सेम ही है। लगभग 4 या 5 छंदों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है यहाँ। तो सबसे पहला देखिए अनुष्टुप। अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, सबने पढ़ा है। आर्या में कितने होते हैं, 11। इंद्र वज्रा में कितने हैं, 11। उपेंद्र वज्रा में कितने हैं, 11। उपजाति मिश्री छंद है, दोनों का मेल है। किस किस का, इसका इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मेल हो गया उपजाति। और फिर उसके बाद में 12 वर्ण का कौन सा हो गया, वसंत। द्रुत विलंबित में कितने हैं, 12। द्रुत विलंबित में कितने हैं, 12। 12 जो वर्ण है वो द्रुत विलंबित में। और भुजंग पर्यातम में भी कितने हैं, 12। वसंत तिलिका में कितने हैं, 12। मालिन नहीं, वसंत तिलिका में कितने हैं, सॉरी 14। और मालिनी में 15। मालिनी में कितने वर्ण है, 15। मंदाक्रांता में कितने हो जाएंगे, 17। शिखरणी शार्दुल विकीर्तम, शिखरणी में 17, शार्दुल विकीर्तम में 19। और स्वर्गद्रा इसमें कितने हैं, 21। यहां तक अपना सेम सिलेबस है, एक सेम ना सेम सारा सेकंड ग्रेड में। अब फर्स्ट ग्रेड में देख लो किस कक्षा बढ़ गया, एक तो रथोत्ता, एक वियोगिनी, एक शालिनी, ये वाले 3 ही छंद बढ़े हैं, बाकी सेम मिला लेना आप, सारे सेम है। ये सारा का सारा सेकंड ग्रेड में लगे। पाठ्यक्रम में वो बिल्कुल समान है दोनों को, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को, साहित्य ही थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है एकदम बिल्कुल चीज। आज चीज मैं थाने बताने ला रही हूँ। और यहाँ सर यहाँ से मान करके चले आपको 5% है वो लगभग छंदों से कवर होते हैं, लगभग 10 अंकों। दूसरा जो टॉपिक है स्नातक स्तर पर है, इसमें खंड सेकंड में है, इसमें देखेंगे कि नीचे लिखे अलंकारों का परिज्ञान और लक्षण उदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्न है वो कैसे होंगे क्लियर। तो नीचे अलंकार, उनका ज्ञान, उनके भी लक्षण आपको याद होने चाहिए, उदाहरण याद होने चाहिए। तो लगभग सेकंड ग्रेड में कौन कौन सी हैं सेम मैं आपको बता देता हूं। अनुप्रास फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में सेम है। यमक है, ये भी सेम है। श्लेष ये भी सेकंड ग्रेड में है। भावोक्ति भी है सेम, तो जैसा है उसका वैसा का वैसा वर्णन करना। उपमा सेम है, रूपक सेम है, उत्प्रेक्षा सेम है। और व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, यहां तक अपने तीनों अलंकार है ये भी सेकंड ग्रेड में जैसे के जैसे दिए हुए हैं। निदर्शना ये अलग है शायद। दृष्टांत ये सेम है। अर्थांतर न्यास ये सेकंड ग्रेड में है। दीपक सेकंड ग्रेड में है। तुल्य योगिता भी सेकंड ग्रेड में है। समासोक्ति, अतिशोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति और वक्रोक्ति 1 2 3 4 5 ये 5 अलंकार अलग है, बाकी सेम है। मतलब हमें मेहनत जो करनी है, अगर हमें टाइम मिलता है कि सेकंड ग्रेड के अलावा हम फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करें, तो आपको समासोक्ति, अतिशोक्ति, विभावना और विशेषोक्ति और वक्रोक्ति ये 4 अलंकार अलग से पढ़, दिक्कत नहीं। यहाँ से भी मान करके चलो आपके 5 क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं हर साल, 10 अंकों का काम यहाँ से चलेंगे। तीसरा नीचे लिखे समासा नाम सामान्य परिचय समस्त पदा नाम समास समास विग्रहश्च। देखो यहाँ कोई सूत्र नहीं दिया, इसने सीधे नाम दे दिए, ठीक है ना, कि नीचे लिखे समासों का सामान्य परिचय पढ़िए और समस्त पदों का समास और समास विग्रह कीजिए। जैसे दिया है इसने अव्यय भाव। अब अव्यभाव, अव्यों का यदि समर्थ पदों के साथ में कोई मेल होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्यभाव। अव्यभाव में अपन 16 पदार्थ जिसका भी आवे बे पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। और इन अलावा एक सूत्र भी आवे अव्यभाव समास में, जो नदी बीच सूत्र है वो थे पढ़ो भी हो गयो है। कोई भी संख्यावाची शब्दों के साथ यदि नदीवाचक शब्दों का मेल होता है तो वहां कौन सा समास, अव्यभाव समास। यहाँ पंचगंगम, सप्तगंगम ए उदाहरण पढ़े नहीं, सप्तगंगम, पंचगंगम, दिव्य यमुनम इंपोर्टेंट उदाहरण है। दिव्य यमुनम अमपुरुष समास है, अव्यभाव इंपोर्टेंट है ये। तत्पुरुष जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पदार्थ
पद प्रधान हो तत्पुरुष है। तत्पुरुष का भेद कौन सा हो जाएगा, कर्मधारी हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। ये दोनों भेद किंग है, तत्पुरुष का है। कर्मधारी में दोनों पद किए हुए, एक विशेषण हुए, एक किए हुए विशेष्य हुए। दिगु में किए हुए पहलो पद संख्यावाची हुए, दूसरो किए हुए संज्ञावाची हुए। यहाँ पंचवटी उदाहरण आवे, फेमस है पंचवटी। पंचवटी किंगो है वो, दिगु है। विग्रह करांगा तो किया मना वो पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी। द्वंद में दोनों ही पद प्रधान हुए, या राम चे लक्ष्मण चे, ठीक है ना। द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भीम अर्जुन, भीम अर्जुन। बहुरी में कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन है, दस आननानी यश यश है, 10 सिर हैं जिसके वह। इस प्रकार से इनका विग्रह भी आ सकता है, इनसे संबंधित सूत्र भी आ सकते हैं, इनके समस्त पद भी बनाने आ सकते हैं। तो यहाँ से अपना जो ये जो समास का जो टॉपिक है, लगभग मान करके चलो काफी बड़ा और लेंथी है और इंपॉर्टेंट भी है ये चीजें। तो यहाँ से लगभग वो जो प्रश्नों की संख्या है वो 9 के लगभग रहेगी, या 18 नंबर का काम यहाँ से होगा समास। और ऊपर देखो अब 4 नंबर पे क्या दिया है, हिंदी वाक्य नाम संस्कृत अनुवाद है। हिंदी जो वाक्य दिए हैं और उनका क्या करना है, आपको संस्कृत का अनुवाद करना है कारक के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या आती है कि संस्कृत में अपने को जो जब तक कारक या संधि या समास इनके आधार पर कोई कार्य क्लियर नहीं होता है, तो ये कार्य वाला हमारा अधूरा रह जाता है। गलती यही करते हैं सबसे ज्यादा कि आप हिंदी और संस्कृत बनाने अपन दोरी लागे सर, क्योंकि हम देखना पड़ा है कि लिंक किसो है पहली, तो फिर हम किसो नियम लागे वो सारी की सारी चीज। अगर कारक अपना बढ़िया तरीकों तैयार हो जाएगा, संधि समास बढ़िया तरीकों तैयार हो जाएगा, तो वो टॉपिक भी अपना क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न आजकल यहीं से बन रहे हैं, लगभग 10% अपना कवर कर दे वो 20 नंबर को काम, और यहीं पिछड़ जाते हैं। नंबर 5 में दिया है कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यों की अशुद्धि संशोधन है। अब जितना भी आप ऊपर पढ़ गया है नहीं, बांग आधार पर अशुद्धि संशोधन आवेगी। क्या मैं एक तो कारक के आधार पर पूछ ले वो, एक प्रत्यय पर, एक समास पर, अंग आधारित वाक्यों की क्या होगी, अशुद्धि संशोधन करनी है। और मान करके चलो यहाँ से भी 6 क्वेश्चन है, वो लगभग हर साल आते हैं, लगभग 12 या 14 नंबर का काम यहाँ से होता है। वो आपने खंड सेकंड स्नातक स्तर, इसमें 5 नंबर बिंदु तक मैं लेकर के आ गया हूँ आपको। अब चलेंगे आगे, कौन सा नंबर है, 6। 6 में देखो क्या दिया है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो साहित्य की बात आ गई। अब निम्नलिखित पुस्तक का नाम सामान्य अध्ययनम, नीचे लिखी जो पुस्तकें हैं उनका सामान्य अध्ययन आएगा। या तो इनमें राइटर पूछेगा, या इनमें बीच में से कारिका उठा करके पूछेगा, या कितने इसके अध्याय हैं, कितने सर्ग हैं, इसके बारे में पूछेगा। जैसे देखिए पहली पुस्तक आ रही है कठोपनिषद, इसका प्रथम अध्याय पूछा गया है। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का कौन सी वल्ली है, प्रथम वल्ली। कौन सी वल्ली, प्रथम वल्ली। यहां से अपने को प्रश्न है वो बनाने हैं और तैयार करने हैं। आगे देखो श्रीमद भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, ये सेकंड ग्रेड में एज इट इज है भाई, पूरा का पूरा, और इंपॉर्टेंट भी है। क्या मान के चलो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना रहे हैं तो भगवद गीता तैयार हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड में पूरी पूरी। और द्वितीय अध्याय में कितनी कारिका है, 72 कारिका है, 72 श्लोक अपना पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होगा, तो फिर भी हमारी क्लियर है। नीति तक वो भी लगा अपने सेकंड ग्रेड में, भर्तरी की रचना है नीति तक। फिर आगे देखो क्रियातार्जुनियम, इसका प्रथम सर्ग लगता है। यहाँ अगर थाने पूछा कि क्रियातार्जुनियम में कुल कितना सर्ग है, साहित्य अगर थे पढ़े हुए थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर कौन कितने सर्ग है, 18। कितने सर्ग है, 18 सर्ग, ठीक है ना। और आपने कौन सा सर्ग पढ़ना है, केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। रचना की है 12वीं की, बस यही पूछे नायक कौन है, नायिका कौन है, रस क्या है इसमें, ये वाले जो प्रश्न अगर क्लियर होंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेघदूत की रचना है कालिदास की। अब कालिदास अपन पढ़ना पड़ेगा कि कालिदास का पूरा जीवन काल, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचना, उनकी कृतियां, और मेघदूत, मेघदूत ने पढ़नी पड़ेगी। इनको पहले श्लोक को मंगलाचरण पूछ लिया कई बार परीक्षा के अंदर, या फिर मेघदूत में मेघगुज को वर्णन है, और इसके अंदर पूरा का पूरा वर्णन है वो दिया है कालिदास। कालिदास की कुल कितनी रचना ही, 7। सुकनासोपदेश, अब ये सुकनास कौन थे, ये एक मंत्री थे, इन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था राजा के पुत्र को। और ये रचना किसकी है, बाणभट्ट की। बाणभट्ट की कौन सी रचना है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ विज्ञान शाकुंतलम इंपोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी अपन लागे पूरी पूरी देख लियो, नाटक में लागे विज्ञान शाकुंतलम की रचना है, कालिदास की रचना है, ठीक है। नहीं कितना अंक है, 7 अंक है। नायक कौन है, दुष्यंत है। नायिका कौन है, कुंतला। और रस कैसा है, ठीक है ना, ये श्रृंगार रस है जैसे।
फिर आगे चलेंगे 7 नंबर पे, ये देखो अब वेदों की बात आ गई, सूक्त आ गया है, ये सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। कौन सा अलग है मैं बता दूंगा था। निम्नलिखित वैदिक सूक्तों का सामान्य परिचय, वरुण सूक्त अब की बारी जोड़ा है, वो सेकंड ग्रेड में भी जोड़ दियो, पहली को नहीं हो वरुण सूक्त, दो नाम सेम है, दो नाम पढ़ना पड़ेगा। पुरुष सूक्त ये सेकंड ग्रेड में है, एज इट इज सेम। अग्नि सूक्त ये भी है सेकंड ग्रेड में, ठीक है, इनका कितना मंत्र है, पुणिंग और ऋषि है, इनके बारे में नॉर्मल प्रश्न होगा। विष्णु सूक्त ये वाला शायद सेकंड ग्रेड में नहीं होना चाहिए, विष्णु सूक्त। और संज्ञान सूक्त वो है, अब की बारी जोड़े हुए वो संज्ञान सूक्त, अब की बार को नयो सिलेबस आयो नहीं सेकंड ग्रेड। तो यहाँ से अपने को सूक्त तो कितने पढ़ने हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 5 ही सूक्त है। सेकंड ग्रेड में ज्यादा है, सेकंड ग्रेड में शायद 7 या 8 सूक्तों की संख्या। इंद्र सूक्त अभी यहाँ नहीं दिया है ना, देखो इंद्र सूक्त है क्या, लेकिन सेकंड ग्रेड में डेढ़ है, इंद्र सूक्त डेढ़ है। अगला चलिए क्रम संख्या 8 में चलेंगे, संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, इनके बारे में देखिए। अब संस्कृत साहित्य का संबंधी के प्रश्न होगा, के प्रकार हुआ होगा, बाकी देखो चर्चा पहले टॉपिक दे देंगे। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंदर वेद, वेदों की संख्या 4 है, सनातन है वेद, ब्राह्मण है, कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण है, कौन सी उपनिषद है, याज्ञवल्क्य के स्मृति का आचाराध्याय, अब याज्ञवल्क्य के जो स्मृति है उसका कौन सा अध्याय लिया गया है, आचार अध्याय, इसके बारे में देना है, वो करना पड़ेगा क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। और इनका क्या पूछा है लास्ट में, सामान्य प्रश्न, केवल सामान्य प्रश्न। लौकिक साहित्य में आ जाओ, अब ये वाली चीजें मिलेगी सेम आपको, कैसे, वीर काव्य, वीर रस वाले कौन कौन से काव्य, जैसे रामायण महाभारत, ये दोनों में सेम है, रामायण बी में भी लागे सेकंड ग्रेड में, महाभारत भी दोनों सेकंड ग्रेड में लागे और फर्स्ट ग्रेड में भी है। महाकाव्य, महाकाव्य के कवि कौन कौन से, कालिदास है, अश्वघोष है, भारवी है, माघ है, श्रीहर्ष है, सेम का सेम सारा देख लो। कालिदास की रचना, कालिदास का जीवन काल वो मैंने बताया था, अश्वघोष किसके दरबारी थे, ठीक है, और इनकी रचना कौन कौन सी है, भारवी, भारवी ने क्या लिखा, भारवी किसके पुत्र थे, इनकी माता का नाम क्या था, माघ, माघ को विशेष वर्णन है, माघ की रचना शिशुपाल वधम, माघ को बिया भी लगा हुआ है अपना राजस्थान से आगे, क्यों, भीनमाल गए जो निवासी है जालोर, जालोर जिले में अपने पढ़ने के लिए मिलता है। श्रीहर्ष की रचना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड ग्रेड में दिया है। गद्य काव्य अंग कौन 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 से कवि हुए, जैसे बाणभट्ट है, बाणभट्ट की गद्यकार रचना, जिसकी रचना है, कादम्बरी रचना है, वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दंडी की रचना, सुबंधु की रचना, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दृश्य काव्य में इनको नाटक काव्य भी कह सकते हैं, दृश्य काव्य जैसे भास है, भास कितना नाटक लिखा, 13 नाटक लिखा। बहुभूति कौन सी रचना है, शूद्र की कौन सी है, विशाख दत्त की कौन सी, इनका अध्ययन है वो, ये सेम सारा ग्रेड में है, तो कोई नया तो नया है, नया कोई पुराना है मेरे हिसाब से, ये पूरा का पूरा सिलेबस सेकंड ग्रेड के कोड। देखो कितनी चीज सेम मिल गई, लोग फर्स्ट ग्रेड उठ रही है। और एक और बता दूं उन्होंने, फर्स्ट ग्रेड है भी सॉरी इतनी दोरी को नहीं, अगर इनको फर्स्ट पेपर अगर क्लियर हो जाए नहीं, और अब की बार तो ये है कि जिसके 40% मार्क्स बन रहे हैं ना, रिजल्ट आ रहा है, भी वो सेकंड पेपर भी क्लियर है, वो नौकरी लाग गई। अभी देखो रिजल्ट आयो पीछे, वो फिजिक्स को हो या बायोलॉजी को भी, मैं 40% नंबर ही कौन मिला, एसटी का कैंडिडेट कौन मिला, एक्स सर्विसमैन खाली रहेगी, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, रिजल्ट देखा होगा आगे ऐसे उनके लिखा हुआ था, नंबर ही कौन बना। आगे चलेंगे, राजस्थानी अर्वाचीन कव्य तेसाम रचनाश्चय, अब राजस्थान के कौन कौन से कवि है, अर्वाचीन कवि, नवीन कवि, और उनकी रचना के बारे में जानेंगे। देखो अंबिका दत्त व्यास है, कि कौन सी उपाधि दे दी, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इन सभी की चर्चा है वो हम करेंगे। देवर्षि कलानार शास्त्री है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी रचना कौन कौन सी थी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री तो अपने सेकंड ग्रेड में पूरा लगे, अंबिका दत्त व्यास भी लगे, बट मथुरा नाथ शास्त्री भी लगे, ये दोनों सेकंड ग्रेड में। पंडित पद्म शास्त्री, ठीक है, ये भी है। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री शायद ये नहीं है सेकंड ग्रेड में, हरिराम आचार्य भी नहीं है, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी भी नहीं है, और पंडित मोहनलाल पांडे नहीं है, को अलग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे आगे हमें खंड थर्ड स्नातकोत्तर स्तर, पीजी लेवल के जो है ना, एमए लेवल पर क्या दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले दिया इसने खंड थर्ड में स्नातक स्तर में, सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण से निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर सामान्य परिचयात्मक प्रश्न और उनका वाक्य प्रयोग। कारक प्रकरण में देखो क्यों डेढ़ है, सिद्धांत कौमुदी लेड़ है पूरो। अब देखो कारक प्रकरण के अंदर क्या चीज दे दी, कारक प्रकरण में चलेंगे तो सबसे पहले आइए
हम्म। स्नातकोत्तर स्तर को देखते हैं। देखो दोनों सूत्र में कोई एक दो सूत्र है बे ज्यादा बढ़ा दिया होगा, लेकिन बाकी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है पूरा पूरा कारक प्रकरण। देखो कौमुदियां तीन है, सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत और लघु सिद्धांत। सिद्धांत कौमुदी किंग है भट्टोजी दीक्षित की है नहीं, लघु सिद्धांत किंग है वरदाराचार्य की, श्रीमद वरदाराचार्य की। देखो खंड थर्ड पे दिया स्नातकोत्तर स्तर, इसने दिया सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण से निम्नलिखित सूत्रों का सामान्य परिचय और उनका वाक्य प्रयोग। सबसे पहला सूत्र दिया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ओ पूरो को पूरो सूत्र ओ आपने सेकंड ग्रेड में ही देड़ो है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, कि प्रातिपदिकार्थ पदार्थ लिंग में परिमाण में और वचन के योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है, प्रथमा विभक्ति योग है वो हो जाता है। सारे के सारे जब सूत्रों की व्याख्या करेंगे तब बताएंगे कि प्रातिपदिकार्थ किन का है, लिंग किए हुए, परिमाण किए हुए, वचन क्या होता है, इनके योग में प्रथमा ही क्यों आती है, ये सारी की सारी व्याख्या है जब सूत्रों को चलेंगे। अगला देखो कर्तुरीप्सितम कर्म, कि कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। इंपोर्टेंट सूत्र है। और कर्मणि द्वितीया, कर्म के योग में कौन सी होती है, द्वितीया। अगला सूत्र देखो अधि सिंह स्था साम कर्म, अर्थात कौन कौन सी धातु हैं, सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु। आऊ के लिए यदि अधि उपसर्ग आ जाए तो बिंग योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया। जैसे एक उदाहरण आता है मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए इसको कि हरि वैकुंठम, आपने पढ़ा भी होगा, हरि वैकुंठम अधिशेते। देखो इसके हिंदी अनुवाद क्या बन रही है, हिंदी अनुवाद तो ये बन रही है कि हरि वैकुंठ में सोते हैं, और मेघ योग में किसो कारक आवे, अधिकरण कारक आवे, सप्तमी लगे ना मेघ योग में। लेकिन यहाँ सप्तमी क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ धातु कौन सी बैठी है, सिंह धातु बैठी है, सिंह। और सिंह रूप चलावन तो यहाँ चला गो सेते, आत्मनिपदी धातु है। और यूं पे लिए यदि अधि उपसर्ग आ गयो नहीं तो ये जो आधार है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा वहां नहीं होगी। तो अधि प्रभावी करे इन्हें, अगर सेते सिद्ध आतो नहीं तो अड़के बन तो वैकुंठे बन तो, अगर अधि नहीं आता सेते सिद्ध आता तो यहाँ क्या बनता, वैकुंठे बनता, वैकुंठम नहीं बनता यहाँ पे। इंपोर्टेंट है वो सूत्र। चलिए आगे, अकथितम च, न कहे जाने पर भी 16 जो द्विकर्मक धातुएं होती है उनके योग में कौन सा कारक आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। धातुएं कौन सी 16, दू है, या चपच, ये वाली सारी की सारी 16 धातुएं उनके योग में। उपान वध्यांग वस है, अब वस धातु है, देखो वस धातु ब्यू पहले किसा किसा उपसर्ग आ जाए, तो कहे एक तो उप आ जाए, एक अनु आ जाए, एक अधि आ जाए, और चौथो जो उपसर्ग है वो किसो है, आंग। ए अगर आ जाए तो बिंगे भी आधार की किसी हो जाए, कर्म संज्ञा हो जाए। देखो पूरी की पूरी। आगे देखिए, अभितय प्रीतय समया निक्षा हा प्रतियोगी अपी। आगे ये कहता है कि अभितय प्रीतय समया निक्षा और हा ये 6 अव्यय हैं, इनका योग होने पर भी कौन सी लगेगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। अंतरांतरेण, अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। काला अध्वनो अत्यंत संयोगे, कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर उनके योग में भी कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे सूत्र है साधक तमम करणम, कि कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है उसमें जो सबसे अधिक सहायक है उसमें भी कौन सी लगेगी, तृतीय विभक्ति की का प्रयोग है वो होगा। कर्तृकरण योग तृतीया, कर्ता और करण दोनों के योग में कौन सी लगेगी, तृतीया। और प्रकृत्याधि भी उपसंख्या नाम, अर्थात प्रकृति स्वभाव प्रकृतिवाची शब्दों के योग में भी कौन सी लगेगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। अपवर्गीय तृतीया, अर्थात फल प्राप्ति के योग में भी कौन सी लगेगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। ये नांग विकार है, शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसमें कौन सी आएगी, तृतीया। सहयुक्त प्रधाने, सह सातम सार्धम समम, इन शब्दों के योग में भी कौन सी लगेगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। इतम भूत लक्षणे,
किसी लक्षण के द्वारा कोई व्यक्ति की पहचान होती है, उसमें भी कौन सी आएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। जैसे जटा भी ताप से प्रतीयते, जटाओं से वो क्या लगता है? तपस्वी लगता है। कर्मणा यम विप्रेति से संप्रदानम, चतुर्थी विभक्ति की बात आ गई कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, उसमें भी कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। आगे सूत्र भी आया, चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान के योग में कौन सी आती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो होता है। और सप्रिय रिप्सित, सप्रिय धातु के योग में जो इप्सित पदार्थ है उसमें भी कौन सी लगेगी? चतुर्थी। और रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो सबसे अधिक प्रिय है उसमें भी चतुर्थी आएगी। धारे उत्तम ऋण है, द्रि धातु के योग में जो उत्तम ऋण, जो ऋण को धारण करने वाला या ऋण को देने वाला जो व्यक्ति है, जिसे ऋण लिया जाता है, उसमें भी कौन सी लगेगी? उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। और क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है, कौन कौन सी धातु? क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्या और असूय, इन धातुओं के योग में भी जिसके ऊपर कोप किया जाए या क्रोध किया जाए उसमें भी कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। क्रुद्ध, द्रुह उपसृष्टियों क्रम में क्रुद्ध और द्रुह धातु यदि उपसर्ग से निर्मित है तो वहां उसकी संप्रदान संज्ञा न होकर के क्रम संज्ञा है वो होगी। और तादर्थे चतुर्थी वाच्या, अर्थात जिस अर्थ के लिए या जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो पर भी कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो। और नमः स्वस्ति स्वा सौदालम वसट योगाच, ये अव्यय आगे वो इच्छा है, नमः स्वस्ति स्वा सौदालम और वसट, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम निश्चित, अपाय विश्लेष या विभाग, कि किसी निश्चित वस्तु से कोई वस्तु यदि अलग हो रही है तो उसके योग में भी कौन सा है? अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, काम दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, और अपादान पंचमी, अपादान के योग में कौन सी लगेगी? पंचमी। अगला है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्या नाम, अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि उपसंख्या नाम, अर्थात ये जुगुप्सा विराम प्रमाद इन अर्थों वाले धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मोहन पाप से घृणा करता है, मोहन है पापात जुगुप्स्यते, ये वाले उदाहरण है वो हो जाएंगे। अगली है भीत्रार्था नाम भय हेतु, भी मनी डरना, त्रा मनी रक्षा करना, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का जो कारण है उसकी भी कौन सी लग जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। जैसे मोहन है वो शेर से डरता है, मोहन है सिंहात विभेति। वारणार्थ नाम इप्सित है, अर्थात वारण अर्थ वाली धातुओं की योग में जो इप्सित है उसमें भी कौन सी लगेगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ये भ्यो गाम वार्यति, जैसे जो से गाय को हटाता है। अंतर्धु ये नादर्शनम इच्छति, कि करता है जो किसी को अपने आप के द्वारा जिससे छुपाना चाहता है उसमें भी कौन सी लग जाएगी? उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। जैसे कृष्ण है वो माता के पीछे छिपता है तो कृष्ण है मातु निलीयते, ये वाला उदाहरण है वो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे आख्याता उपयोगे, अर्थात नियम पूर्वक किसी से विद्या ग्रहण की जाए तो उस नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाले के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वह अध्यापक से पढ़ता है तो अध्यापकाद अधीयते, ये वाला उदाहरण है वो बन जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे आगे, यहां तक आगे हम जनि कर्तु प्रकृति, जनि धातु के योग में जो कर्ता होता है, जो जिसका स्वभाव होता है उसके योग में भी पंचमी लगेगी। जैसे गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, गोमयाद वर्षिचिका जायन्ते, हुआ प्रभव है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा प्रभवती, ये वाले सारे के सारे सूत्र इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पृथक विना नाना भी तृतीया नेत्र श्याम, पृथक विना नाना, इनके योग में तृतीया तो होती है, साथ में अन्य विभक्तियां भी होती है। जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती तो उसमें पृथक का प्रयोग करेंगे। बिना नारी के बिना संसार की यात्रा है वो निष्फल है, इस प्रकार के उदाहरण वो सारे के सारे। और शेष के योग में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा, न कि कारक का। और षष्ठी हेतु प्रयोगे, किसी कारणवाची के प्रयोग में भी षष्ठी का प्रयोग है वो किया जाएगा। और सर्वनाम तृतीया, और सर्वनामवाची जो जितने भी उदाहरण हैं उनके योग में तृतीया लगेगी, साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। फिर ये कह रहा है अधिगार्थ देशाम कर्मणि, अर्थात अधि उपसर्ग वाले या जैसे उदाहरण है उनके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। कर्तृकर्मणों कर्ति, कर्ता और कर्म के योग में यदि इक्तः प्रत्यय का प्रयोग हो रहा हो या इक्तिन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। जैसे
कालिदास से कृति, कालिदास की रचना, जगत है कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कृष्ण सभी में। और षष्ठी चयन आदरी, अनादर का अर्थ प्रकट करने की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो। कृत्य नाम कर्तृवा, तृतीय प्रत्ययों के योग में भी और कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा, और विकल्प से अन्य विभक्ति है वो भी होगी। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और आधार के योग में अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालक है वो चारपाई पर सोता है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं सारे के सारे, और सप्तमी अधिकरण है, अधिकरण के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। आगे है साधु के प्रयोग में भी यहाँ पर अपने को सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो पढ़ेंगे। जैसे कृष्ण है वो माता के लिए साधु है, और मामा के लिए क्या है, असाधु है। ये सारा का सूत्र के द्वारा हो जाएगा। निमित्तात् कर्म योगे, किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो तो वहां पर भी क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे वह कस्तूरी के लिए मृग को मारता है, ये सारे के सारे उदाहरण के द्वारा। वह दांतों के लिए हाथी को मारता है। अगला है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के योग में जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर, वहां पर भी कौन सा लगेगा, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो। और आगे है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया यदि प्रकट हो रही हो या उसका प्रभाव पड़ रहा हो तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो, यस्य च भावेन भाव लक्षण। फिर देखो आगे भाषा विज्ञान की अगर आप बात करें, मैं नई चीज की है बिंग बार हम थोड़ा सा देख लिया आप भाषा विज्ञान में। हाँ, भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न, भाषा की उत्पत्ति किया है बिंग प्रमुख सिद्धांत की शिक्षा, उच्चारण स्थान बिंगी चर्चा भी करांगा, ध्वनि का नियम है, ग्रीम को नियम है, ग्रास मान को नियम है, सारा का सारा चर्चा है भाषा के विज्ञान संबंधी प्रश्न के अंदर क्लियर होगा अपना। भाषा को वर्गीकरण के प्रकार है कि भाषा ने कितना वर्ग में बांटी गई है, केंटुम वर्ग किसो, भारतीय वर्ग किसो, बारोपीय वर्ग किसो, बाकी चर्चा भी अपन भाषा विज्ञान संबंधी का प्रश्न है अपना करांगा। फिर देखो निम्नलिखित दर्शन ग्रंथों का सामान्य अध्ययन दिया गया है। जैसे सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण की रचना है, सांख्यकारी का प्रश्न बनेगा। सत्कार्यवाद इंपोर्टेंट है सांख्यकारी का, वो अंदर के प्रकार चीजें बताई दी है, बस सारी की सारी चीजें क्लियर करांगा। ये चीजें हैं वो सेकंड ग्रेड में नहीं है सांख्यकारी का, ये थोड़ा सा हटके आ गया। भाषा विज्ञान भी नहीं है। तर्क भाषा को प्रमाण्यवाद पर्यंतम, केवल तर्क भाषा केशव मिश्र की है, लेकिन इनमें प्रमाण्यवाद पर्यंतम अपन पढ़ना है सिर्फ। और चारवाक दर्शन इसका भी अध्ययन है वो करना पड़ेगा। फिर अलंकार शास्त्रों का सामान्य अध्ययन डेढ़ है, जनाट्य शास्त्र है, भर्तृहरि की रचना है, तो बिंग को प्रथम और द्वितीय अध्याय डेढ़ है केवल भरत मुनि को। तो बिंग बारे में वो प्रेक्षागृह कैसा होना चाहिए, नाट्य मंडप है वो कैसा होना चाहिए, कितनी आकृति में उसका वर्गीकरण होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इसमें दी गई है। तो इसका केवल प्रथम और द्वितीय अध्याय का अध्ययन अपने को करना है। और काव्य प्रकाश है, मम्मट की रचना है, ठीक है। तो काव्य प्रकाश में उल्लासम विभक्त है, अंदर 10 उल्लास है, वो मम्मट की रचना है, वो सामान्य परिचय अपन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे दर्पण बिंगो प्रथम और द्वितीय परिच्छेद बिंगो अध्ययन करना पड़ेगा। सागर तृतीय परिच्छेद भी डेढ़ है, और एक ले गए 28 कारिका पर्यंतम वो गहरा करना। विश्वनाथ कविराज की रचना है, वन्यलोक आनंदवर्धन की है, वन्यलोक को किसमें बांटा गया, उद्योतों में बांटा गया है, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक अपना जो संस्कृत का जो कार्य है वो कंप्लीट होता है। मान करके चलो आपको मैंने आज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कौन कौन से जो टॉपिक है वो सेम लगते हैं, कौन से टॉपिक अलग लगते हैं, उनके बारे में आज अभी इसमें भाग 4 में दिया गया है क्या कि शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम, सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में ये अपने आएगा। तो पेपर तो बिल्कुल संस्कृत भाषा में आएगा, क्योंकि इसके जो प्रश्न है ना वो केवल संस्कृत में बना करके वो देगा। लेकिन इसको अगर सामान्य डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा है ना वो भी इसको पढ़ा सकता है, लेकिन इसका आपको बिल्कुल आपको नोट्स है वो अपलोड करवा दिए जाएंगे बिल्कुल, जिनकी ट्रांसलेशन है वह अपनी भाषा में संस्कृत भाषा में रेडी बढ़िया तरीकों
इसमें देखो फर्स्ट में दिया है शैक्षिक मनोविज्ञान। इस शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य दिए गए हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है वो दिया गया है इसका। किशोर अवस्था में कैसी होनी चाहिए शारीरिक विकास, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके शैक्षिक मनोविज्ञान में अपने 2 टॉपिक अपने यहाँ पढ़े। के बाद में आगे चलते हैं। इसमें आगे देखो, इसमें हाँ, इसमें देखो अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक एवं निर्मितवादी सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, मतलब अधिगम को व्यवहारवादी सिद्धांत करण दियो, संज्ञानात्मक सिद्धांत करण दियो, निर्मितवादी सिद्धांत करण दियो। पूरा का पूरा अपन पढ़ेगा सिद्धांत बारे में, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न परीक्षा में लगभग आते रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन की अवधारणा, समायोजन की युक्तियां, ये भी पढ़नी पड़ेगी। और स्नेहात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ना। अगला दिया है इसमें दिया है शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, अर्थात किशोर अधिगम करता हेतु अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे इसने दिया है संप्रेषण कौशल, ठीक है, संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग, शिक्षण का प्रतिमान, टीचिंग मॉड्यूल, अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रत्यय, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, जिन्होंने बोला इंग्लिश में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, शिक्षा प्रशिक्षण, इंक्वायरी ट्रेनिंग, इनके बारे में सारी चीजें हैं वो बताई गई है। और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उनका उपयोग करना, और सहकारी अधिगम, ये पूरा का पूरा टॉपिक सेकंड है वो शिक्षा शास्त्र रूबरू कराएगा। थर्ड दिया है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां, उनके बारे में चर्चा वो करेंगे। आईसीटी मतलब आईसीटी लैब, आजकल आधुनिक स्कूलों के अंदर आईसीटी लैब बनाई जा रही है। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी अवधारणा, प्रणाली उपागम, इनके बारे में बताना। और कंप्यूटर सहाय अधिगम कोल, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन CAI, इनके बारे में भी। तो लगभग मान करके चलो यहाँ से अपने जो 20 क्वेश्चन है, लगभग 20 गुणा में 2 बराबर 40 नंबर का काम है वो, क्योंकि अपने जो मार्क्स रहेंगे वो लगभग 130 नंबर की तो संस्कृत रहेगी, 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। और जो 20 क्वेश्चन है वो आईसीटी जो अभी आपको बताया, जैसे टीचिंग मॉड्यूल है और शिक्षा मनोविज्ञान है, इससे संबंधित है वो प्रश्न। मान करके चलो 130 और 130 और 20 मतलब 150 गुणा में 2 बराबर 300 अंकों का पूरा विभाजन। लास्ट में इसने दिया भी है कि फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, इसमें लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 13 मार्क्स, 300 मार्क्स। इसने लिखा है कि प्रत्येक जो पेपर है वो 300 नंबरों का रहेगा। इनका जो टाइम है वो भी दिया है, कितने घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। लेकिन वहां जो टाइम था अपने सेकंड ग्रेड में वो कितना था, 2 घंटे 30 मिनट, आधी घंटा अपने को ज्यादा मिल रही है। फिर दिया है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। ने लिखा है कि 150 प्रश्न आएंगे और वो कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस, वस्तुनिष्ठात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति वाले सारे प्रश्न रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग है वो आपको पता है कि हर पेपर के अंदर होती है। और एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स दैट द पार्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डेडिकेटेड है। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन का 1/3 भाग वो काटा जाएगा नेगेटिव मार्किंग। और पेपर सेल इंक्लूडेड फॉलोइंग सब्जेक्ट, और ये पेपर कह रहा है कि किससे संबंधित होंगे, क्या क्या उनको फॉलो करेंगे। एक तो नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, कितने लेवल का, सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12वीं तक का नॉलेज। और फिर कह रहा है नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का कौन से लेवल तक, स्नातक स्तर तक, अर्थात बीए लेवल का। और फिर कह रहा है ये आगे कि नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का कौन सा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अर्थात MA लेवल तक का, तो कहते हैं स्नातकोत्तर स्तर, का आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर आगे कह रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी संबंधित से पेडागोगी के क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर का, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टीचिंग लर्निंग है।
इनका भी आपको सदुपयोग करना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो ये आज हमने आपको एक संस्कृत फर्स्ट ग्रेड जो पाठ्यक्रम है उसकी विस्तार से मैंने चर्चा आपको बताई, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कितने कितने मार्क्स आपको कहाँ कहाँ से लेने हैं, और कितना सिलेबस अपना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सेम है। उसको आज हमने अपने इन सिलेबस के द्वारा इस पाठ्यक्रम को बड़े विस्तार से और अपनी कक्षा के अंदर देखा, पढ़ा, और साथ में मैंने ये भी बताया आपको कि फर्स्ट ग्रेड की जो कक्षा है उसमें 130 नंबर तो सेम संस्कृत के हैं, और 20 जो क्वेश्चन है वो आईसीटी और पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनसे संबंधित रहेंगे। तो इनकी तैयारी के लिए भी मैं आपको बता दूं कि इनके जो आपको टाइपिंग की हुई क्वेश्चन है वो अपनी संस्कृत भाषा में अवेलेबल करवा देंगे। और पढ़ाने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचिंग लर्निंग और जो पेडागोगी है वो भी अपने जो पाठ्यक्रम में फर्स्ट ग्रेड में सेम चल रही है, तो उससे भी आपको टीचर है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी कक्षा में संस्कृत फर्स्ट ग्रेड की चर्चा की, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें लगभग 10,000 सीटें सरकार बोल रही है। हो सकता है कि संस्कृत की अब की बार है वो लगभग 400 या 500 सीट की संभावना है वो बन रही है। तो मैं आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दोनों कक्षाएं आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन रहेगी। अगर कोई कमी या त्रुटि रहेगी तो उसके लिए आपके सुझाव है वो आमंत्रित है। तो एक बार पुनः आपका आज कलाम क्लासेस परिवार में और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।